नमस्ते साथियों। आज़ादी के बाद से ही इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ है चाइना जो अपने तेजी से बढ़ते हुए इकोनॉमी के साथ पूरे दुनिया में राज करना चाहता है और खुद के एक्सपेंशनिस्ट नेचर की वजह से सभी नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर इशूज में उलझा हुआ है। और दूसरी तरफ है दोगला पाकिस्तान, जहां शुरू से ही सारे पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तानी आर्मी एंटी इंडिया चूरम खिला के लोगों को राज करते आ रहे हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था कि एक नया दुश्मन बनता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। मैटर बहुत सीरियस है और कुछ तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। और ये मैटर इतना सीरियस है, ये आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी 15 तारीख बहुत सीक्रेटली कलकत्ता आके एक हाई लेवल मीटिंग करके जाते हैं। और ये बात तो एक बच्चे को भी पता है कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हाई लेवल मीटिंग अजीत डोवल जी करते हैं तो सही में मैटर बहुत सीरियस है। बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद से ही इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश ने अपने फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के टाइम इंडिया को दिमाग में रख के लिया और इससे दोनों देश को फ़ायदा भी। लेकिन अचानक क्या हो गया कि बांग्लादेश आज चाइना और पाकिस्तान से भी बड़ा थ्रेट लगने लगा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में सडनली तख्ता पलट और बांग्लादेश का एंटी इंडिया हो जाना, ये सब के पीछे रीज़न क्या है। मिस्टर अजीत डोवल जी के मीटिंग में कौन से सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर बात हुआ और ये जो भी चल रहा है इसके पीछे एक्चुअल मेन खिलाड़ी है कौन। लेकिन ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दिन था 14 अगस्त 1947। भारत से अलग होकर एक नया देश बना पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मिला के पूरा पाकिस्तान रीजन था। जो बांग्लादेश है आज का, उसे बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान और प्रेजेंट पाकिस्तान को बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान। ख्वाजा नजीमुद्दीन नाम के एक पॉलिटिशियन को, जो कि मुस्लिम लीग पार्टी से बिलोंग करते थे, उनको ईस्ट पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन ये मुसीबत तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, जबकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग मैक्सिमम बंगाली स्पीकिंग थे। गवर्नमेंट के जितने भी टॉप ऑफिशियल पोस्ट थे वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानियों को बैठाया गया। ईस्ट पाकिस्तानियों के लोगों में धीरे धीरे गुस्सा पनपना शुरू हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी के बंगाली स्टूडेंट्स बंगाली लैंग्वेज को उनका ऑफिशियल लैंग्वेज करने के लिए प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। धीरे धीरे ये स्ट्राइक्स बढ़ते गए और फाइनली 30 जनवरी 1952 को ये बंगाली स्टूडेंट्स भाषा आंदोलन का ऐलान करते हैं। पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ ये प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की और 10 स्टूडेंट को मार भी दिया। फाइनली 1956 में बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन था इसमें कोई कमी नहीं आई। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक इंडिपेंडेंट होने का सोच आने लगा। साल 1970 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवाए गए, जिसमें अवामी लीग नाम की एक पार्टी जो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का बात करते आ रहे थे, वो भारी बहुमत से जीत जाते हैं और पूरी कहानी शुरू होती है। अभी तक जो भी पाकिस्तान में चल रहा था ये उनका इंटरनल मैटर था और इससे इंडिया के ऊपर भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ये अवामी लीग पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी को ये समझ आने लगता है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान टूटने वाला है और तुरंत उन्होंने इस पार्टी को सरकार चलाने से रोक देती है और इनके जितने भी लीडर्स थे उनको बेवजह अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुत लोगों को मार भी दिया जाता है। पूरे ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और आर्मी बहुत बेरहमी के साथ इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने में लग जाती है। लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग को मार दिया जाता है और 25 मार्च 1971 को जब वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी ईस्ट पाकिस्तान आती है तो उसके बाद जो होता है उससे आपकी रूह कांप जाएगी। लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग को मार दिया जाता है। औरतों को घर से उठा के कैंप में लेके आया करते थे और उन पे टॉर्चर करने के बाद उनको भी मार दिया जाता था। लाखों के तादाद में लोग घर छोड़ के बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आने लगे और इंडिया में रिफ्यूजी नंबर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने मजबूर होकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। और उसका नतीजा आपको पता ही होगा, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर किया इंडियन आर्मी के सामने और फाइनली 17 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बना। जनवरी 1972 को शेख मुजीबर रहमान, जो कि अवामी लीग पार्टी के एक लीडर थे और जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, वो रिटर्न आते हैं और एक वॉर डेमोक्रेटेड कंट्री को फिर से दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। लेकिन साल 1975 में उनको अपने घर में ही गोली मार दिया जाता है और उनकी बेटी शेख हसीना देश का वार संभालती है। इंडिया से इतना बड़ा सपोर्ट मिलने के वजह से अवामी लीग पार्टी हमेशा से भी प्रो इंडिया रही है और बांग्लादेश से इंडिया को कोई खतरा नहीं था। बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर एरिया भी बहुत नॉर्मल कंडीशन में थे। इंडिया और बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा शेयर करता है वेस्ट बंगाल, लगभग 2217 किलोमीटर। ज़्यादातर बॉर्डर लाइन में कोई भी प्रॉपर फेंसिंग नहीं है। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन ऐसा है कि इंडिया जब अपने बॉर्डर में फेंस लगाने जा रहा है तब बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स यानी बीजीबी आके उनको रोक रही है और उनको आके भी दिखा रही है।
उन्होंने बॉर्डर में अपने टैंक्स तैनात किए हैं और ड्रोन सर्विलेंस भी कर रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए जा रहे हैं और वहाँ पे जितने भी रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब एक्टिव हो चुके हैं। बस कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी ISI की एक टीम आके बांग्लादेश में मीटिंग करके गई और वो लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी जिसको चिकन नाम से जाना जाता है उसको काट के 7 सिस्टर को कब्जा करने का प्लान भी बना रहे हैं। इनफैक्ट उनके एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ऑक्यूपाई करने की धमकी भी दी है। यार सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अचानक इनमें ये हिम्मत आया कहाँ से। 2024 के जून महीने से बांग्लादेश में स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट जॉब में दिए जाने वाले कोटा सिस्टम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर्स, उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को गवर्नमेंट जॉब में 30% का रिजर्वेशन दिया जाता है। साल 2018 में गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट के चलते इस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, लेकिन दोबारा हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को चालू करने की वजह से पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट ने आग पकड़ ली। अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार 130 से भी ज़्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्टर की जान चली गई पुलिस के साथ मुठभेड़ में। 5 अगस्त को इन प्रोटेस्टरों ने पूरे देश भर में तोड़फोड़ और आग लगाना शुरू कर दिया। एक मैसिव मॉब प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ने लगी, जिससे मजबूरन शेख हसीना को अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन करके भाग के भारत आना पड़ा। और ये जो प्रोटेस्ट था ये अलग ही मोड़ ले लेता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को लूट लिया जाता है और बांग्लादेश में रहने वाले जितने भी माइनॉरिटी हिंदू फैमिलीज हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है। और ये सब पीछे से लीड करने थे मोहम्मद यूनुस नाम के एक पॉलिटिशियन, जो 8 अगस्त बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बनते हैं। अब ये बात तो तय है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में चल रहा है ये सब प्री प्लान था। बहुत सारे फॉरेन मीडिया हाउसेस ने इसके पीछे USA के हाथ होने का दावा किया है। इनफैक्ट खुद शेख हसीना ने डायरेक्टली USA को निशाना बनाई है, क्योंकि USA ने बांग्लादेश का एक आइलैंड है सेंट मार्टिन्स नाम से, वो उन्हें देने के लिए बोला था, ताकि वहाँ पे वो एक नेवल बेस बना पाए और इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर कर पाए। लेकिन शेख हसीना ने वो आइलैंड उनको देने से मना कर दिया। लेकिन इन सब के पीछे और एक बड़ा प्लेयर भी है और वो है चाइना। बांग्लादेश में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एंटी अवामी लीग पार्टीज हैं उन सबको फाइनेंशियल और मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है चाइना की तरफ से। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी BNP और 8 एंटी अवामी लीग पार्टीज को चाइना इन्वाइट किया गया है। और इन सब पार्टीज के तरफ से 22 मेंबर का एक टीम 24 फरवरी को चाइना पहुंच भी गई है। और इन्हीं सब कारणों के चलते पूरे बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन चल रहे हैं। वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं सब मिलके इंडिया के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। और एक सीक्रेट इनपुट ये भी है कि अपने देश के माओइस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ हाथ मिला के कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इन्हीं सब सिक्योरिटी कंसर्न के चलते मिस्टर अजीत डोभाल कोलकाता आए मीटिंग करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा प्रेजेंट इंडिया बांग्लादेश सिचुएशन के ऊपर। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।